कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार नमस्कार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। आपका प्यारा कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको ढेर सारी जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के 1767,000 हेक्टेयर भूमि में धान आच्छादन का लक्ष्य। बीएयू में हुआ दलहन पर राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन। सरगुजा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा सरगुजा वन। अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष कृषि विभाग झारखंड सरकार की ओर से 1767,000 हेक्टेयर भूमि में धान आच्छादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावे 310,000 हेक्टेयर में मक्का, 42,000 हेक्टेयर में मोटे अनाज, 56,000 हेक्टेयर में तिलहन और 481,000 हेक्टेयर में दलहन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 529,000 हेक्टेयर में हाइब्रिड धान लगाने का लक्ष्य है। पिछले दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में दलहन पर आयोजित वैज्ञानिकों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हो गया। इस अवसर पर बीएयू के कुलपति डॉक्टर जॉर्ज जॉन ने वैज्ञानिकों से कहा कि वे टास्क फोर्स बनाकर 2 से 3 महीने के अंदर 5 से 10 वर्षों के लिए दलहन उत्पादन के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करें। समापन समारोह में उपस्थित कृषि निदेशक जटाशंकर चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राज्य के सभी जिलों में दलहन विकास योजना चलाई जाएगी। किसान भाई, आप यदि लत्तर वाली सब्जी फसल लगाए हुए हैं तो इस समय फसल में लगने वाले लीफ माइनर कीट के प्रति सतर्क रहें। फसल को इस कीट से बचाने के लिए डेसिस नामक दवा से बने घोल का छिड़काव करें। लीफ माइनर पत्ती खाने वाले कीड़े होते हैं जो लत्तेदार सब्जी फसलों में लग जाएं तो पत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उपज घट जाती है। किसान भाई, इस कीट के रोकथाम के लिए डेसिस नामक दवा आधा से 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। जो किसान भाई लतर वाली सब्जियों की खेती कर रहे हैं उनके लिए हमारी खास सिफारिश है कि अभी लीफ माइनर कीट का प्रकोप काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रहा है और उसके नियंत्रण के लिए डेसिस नाम की दवा 0.5 से 1 मिलीलीटर दवा पर लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो इस कीट से उनका बचत होगी और फल भी अच्छे लगेंगे और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। किसान भाई, आप अगर खरीफ में सरगुजा लगाना चाहते हैं तो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेदों का ही चयन करें। ये प्रभेद कौन से हैं, आइए जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। अगर हमारे किसान भाई सरगुजा की बात करें, सरगुजा की जो किस्में हैं वो बिरसा सरगुजा 1 एवं बिरसा सरगुजा 2। इसमें तेल की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा है, 42% है और इसकी उपज क्षमता भी बहुत अच्छी है। ये करीब 110 दिन के आसपास में ये तैयार भी हो जाते हैं। इसमें बिरसा सरगुजा 3 भी हमारी किस्म है। जो किसान फल बाग लगाए हुए हैं वो अपने 8-10 साल उम्र वाले वृक्षों की कटाई छटाई के लिए इलेक्ट्रिक चेन शॉ नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सहायता से किसान बाग में उगे अवांछित और सूखे पेड़ों की भी कटाई कर सकते हैं। डालियों की मोटाई के अनुसार इस यंत्र में 16 से 25 इंच तक के कटर बार लगाए जा सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस।
वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 3550 रुपए से 4450 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1900 रुपए, चना 3250 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 7150 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 7000 रुपए से 7550 रुपए, दाल चना 3900 रुपए से 4500 रुपए, सरसों तेल 8700 रुपए से 9750 रुपए, चीनी 3050 रुपए से 3250 रुपए, आलू 550 रुपए से 1100 रुपए और प्याज 1700 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी मिली, मौसम के मिजाज से अवगत हो गए, मंडी के भाव का भी पता चल गया। और झुमकी बहन, अब क्या इरादा है? गर्मी का मौसम है, कुछ जानकारी अगर गर्मियों से संबंधित हो जाए लेकिन तो जानकारी से पहले हम अगर एक छोटा सा विराम ले लें तो कैसा रहेगा? ले लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, जानकारी का सिलसिला जारी है। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, चलिए विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। किसान भाइयों, झारखंड में फलों का उत्पादन तो बड़े पैमाने पर होता है और अभी तो आम का मौसम है झुमकी बहन, और आम की गाछ के नीचे हम लोग खड़े भी हैं और आम के साथ साथ बेल का भी मौसम है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों, झारखंड के परिवेश में अगर बेल की खेती की बात करें तो उसकी क्या संभावनाएं हैं और कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी लेकर हमारे विशेषज्ञ हमारे पास आए हैं, यानी आपके पास आए हैं। तो चलिए ये जानकारी देखते हैं और हमारे विशेषज्ञ कौन है ये बता दीजिए। आइए मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर महेश कुमार धाकड़ जी से। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है और इसके लिए बेल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और इसी तरह आज हम बात करेंगे बेल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो हमारे किसान भाई को ये बताइए कि जो भी हमारा ये झारखंड है उसके परिवेश में कितनी संभावनाएं बेल की खेती की, और अगर संभावनाएं हैं तो इसे हमारे किसान भाई क्यों अपनाएं? आप सभी जानते हैं कि हमारे किसान भाई जो उनकी अच्छी ज़मीन होती है, अधिक उपजाऊ ज़मीन होती है, वहाँ वो धान की या दलहनी फसलों की या सब्जियों की खेती करते हैं। उससे कम उपजाऊ भूमि में किसान लोग या तो आम, लीची और अमरूद इस टाइप के फल वृक्षों की खेती करते हैं। लेकिन जो बहुत ही अनउपजाऊ ज़मीन है, जहाँ जो किसी काम में नहीं आ पा रही है, वो किसान लोग ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं और उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति में मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि उस ज़मीन में आप बेल की खेती कीजिए। बेल हमारे भारतवर्ष में बहुत ही एक प्राचीन फल है जो कई वर्षों से उगता आ रहा है। इसकी खासियत यह है कि यह वृक्ष जो है आपकी टाट ज़मीन में, बहुत ही बंजर भूमि में, बीहड़ वाले क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में जहाँ पथरीली या कंकरीली मिट्टी होती है, वहाँ भी ये आराम से अच्छी उपज दे सकता है। तो इस प्रकार जो इसमें एक विशेष गुण होता है इस वृक्ष में कि जून, जुलाई या मई के महीने में जब बहुत अधिक गर्मी होती है, तब यह वृक्ष अपनी पत्तियां झाड़ देता है और सुप्तावस्था में चला जाता है, जिससे यह विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकता है। इसी वृक्ष के इसी विशेष गुण के कारण इसको हम जो कम उपजाऊ भूमि है या बहुत ही शुष्क या अर्ध शुष्क
किस्म की भूमि है वहाँ के लिए हम इसको लगाने के लिए किसानों को सजेस्ट करते हैं कि आप इस प्रकार के बेल के वृक्ष की खेती करें। इसके साथ ही इससे आप देखते हैं मार्केट में बेल का शरबत बहुत बिक रहा है और इसके अलावा इसके मुरब्बा, चटनी और कैंडी आदि परिरक्षित पदार्थ बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार आपकी जो खाली भूमि पड़ी हुई है किसान भाई उसका इस्तेमाल करके आप कुछ से अधिक लाभ या कुछ आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात सर आपने बताई हमारे किसान भाइयों की कि जो कि अनुपयोगी ज़मीन है जो जैसा कि बंजर ज़मीन है उसमें आप बेल की खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब सर जैसा कि हम किसान भाई ने बताया कि उन्हें बेल की खेती करना है, तो जो भी हमारे किसान भाई बेल की खेती करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि किस्मों का चुनाव वो किस तरह से करें, क्योंकि जब तक अच्छे किस्म नहीं होंगे उनके फल अच्छे कहाँ से आएंगे। और किस्मों का चुनाव करते समय उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और जैसा कि अगर वो अपने तरीके से अगर वो पौधा बनाना चाहें तो वो किस तरह से करें, इन सब विषय के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी बिल्कुल, आजकल हमारे यहाँ पे बेल की बहुत अच्छी किस्में उपलब्ध हैं और इन उपलब्ध किस्मों से अगर किसान भाई हमारे बेल की खेती करेंगे तो उनको और अधिक मुनाफा वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रमुख जो किस्में हैं उसमें हैं पंत उर्वशी, पंत अपर्णा, पंत सुजाता और इसके अलावा नरेंद्र बेल 5, नरेंद्र बेल 7 और नरेंद्र बेल 9। ये सभी किस्में बहुत अच्छी हैं। इनके फल काफ़ी अच्छे बड़े आकार के होते हैं और इनसे आपको अधिक मात्रा में जो गूदा होता है, पल्प होता है वो निकलता है। सीड बहुत कम होते हैं और जो रेशे हैं जिसको खाने वक्त हमको थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं वो भी बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसके अलावा इनके जो फल के छिलके होते हैं वो भी बहुत पतले होते हैं। तो ये बहुत ही उन्नत किस्म है। इनको लगाने से आपको अधिक उपज आप प्रति वृक्ष ले सकते हैं, जो कि बाकी जो बीजू पौधा उससे आपको नहीं मिलेगा। और बस आप किस्मों का चुनाव करते वक्त ये ध्यान में रखिए कि आप बीजू पौधा नहीं लें। आप जो इसका जो प्रवर्धन होता है वो कलिकायन से होता है, बडिंग जिसको बोलते हैं। और अगर किसान भाइयों को अपना खुद का पौधा तैयार करना है तो आप कलिकायन विधि का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप बीजू पौधे को आप मूलवंत के रूप में, और कलिकायन के लिए कोई भी जो आप अच्छी किस्म का चुनाव कर लें उसको आप कलिकायन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना खुद का नया पौधा बना सकते हैं। तो आप किस्मों का चुनाव अब किसान भाई जब कर लेते हैं तो अब आती है कि लगाने की विधि। तो हमारे किसान भाई को बताएं कि वो किस तरह से लगाएं और लगाने के बाद उसका रख रखाव किस तरह से करें ताकि उनका फल अच्छा हो। लगाने के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई सबसे पहले 6 मीटर की दूरी पे पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति दोनों में 6 मीटर की दूरी रखें और आप वहाँ अपना गड्ढा बनाना शुरू करें। गड्ढा का आकार जो होगा वो 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा आप उसको खोदिए। अब गर्मी के दिनों में अगर गड्ढा खोद लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, जिससे जो भी उस गड्ढे के आसपास कीट हैं, बीमारियां हैं, वो सभी गर्मी से नष्ट हो जाएंगे। इसके पश्चात आप गड्ढे के भराव के लिए आप 3 से 4 मतलब बोरी के रूप में कह दीजिए आप 25 से 30 किलो गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद, 1 किलो भुजा हुआ चूना, 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, आप इन सभी को मिला के और दीमक के बचाव के लिए आप क्लोरोफाइरिपास दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको मिला के आप गड्ढे को अच्छी तरह भर दीजिए और बारिश होने के एक दो बारिश हो जाए, जब मिट्टी थोड़ी ज़मीन में जम जाती है तब उसको आप वापस से थोड़ा भराव करके इसके बीचों बीच आप पौधे को लगाइए। पौधे लगाने का समय आपका रहेगा जुलाई के समय, मतलब बारिश के समय आप पौधा लगाइए जुलाई अगस्त में, जिससे आपको उसके जो इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब आपका पौधा अच्छी तरह से ज़मीन में लग जाएगा और वो मरेगा नहीं। लगाने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो शुरुआती अवस्था में हैं, जब बहुत ही हवा चलती है तो आप उसको थोड़ा सा सहारा देने के लिए बांस की लकड़ी से सहारा भी दें ताकि वो पौधा गिरे नहीं। इसके बाद बात आती है उसके खाद और उर्वरक की प्रबंधन आप कैसे करेंगे। तो जब आप पौधा जब छोटा होता है तब उस अवस्था में आप 100 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश आप एक वर्ष के पौधे को दे सकते हैं। और इसको गुणित अनुपात में बढ़ाते हुए 10 वर्ष के पौधे को 1 किलो यूरिया और आप लगभग 1.5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश दे सकते हैं। और हमने देखा है कि हमारे जो झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पे जनरली हम देखते हैं कि जिंक और बोरोन की कमी हमारी मिट्टी में बहुत है। तो इसके प्रबंधन के लिए आप साथ में 250 ग्राम जिंक सल्फेट भी आप मिट्टी में डाल सकते हैं, या आप 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसको पौधों के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। इसी प्रकार बोरोन की कमी को दूर करने के लिए हमने अक्सर देखा कि अगर बोरोन की कमी अगर पौधों में रह गई तो आपके फल फट जाते हैं।
इसके बचाव के लिए आपको बोरॉन का स्प्रे करना बहुत ही आवश्यक है। तो बोरॉन का भी स्प्रे आप 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप बोरेक्स ले सकते हैं। बोरेक्स नाम की दवाई आपके बाज़ार में उपलब्ध है। इसका आप छिड़काव करेंगे पत्तियों पे तो आपको जो फल है फटने की समस्या कम हो जाएगी। आप जो आपकी खाद है इसको आप एक डोज जो आप है इसका जब आप पौधे लगाते हैं या जब बारिश का मौसम होता है तब दीजिए, और उसका एक आधा डोज बाद के लिए रखिए। जब आपके फल एक नींबू के आकार के हो जाए तब आप उसका दूसरा डोज आप दे सकते हैं। इस प्रकार 2 स्प्लिट में आप फर्टिलाइजर देंगे तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि आप अपने बंजर ज़मीन में बेल की खेती कर उससे लाभ कमा सकते हैं। और सर, आपने हमारे किसान भाइयों को बेल की वैज्ञानिक खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, मेरी जानकारी का आपको लाभ होगा और आप इससे कुछ लाभ कमा पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। तो भाई बहुत ही अच्छी जानकारी थी और हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी लाभ होगा। तो किसान भाइयों, जानकारी हमारे पास और भी है, लेकिन उसके पहले लेंगे एक छोटा सा और विराम। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का, साथ ही साथ स्वागत है हमारे बुधना भाई का। तो कैसे हैं बुधना भाई? जोहार जोहार। बुधना तो हमेशा अच्छा ही रहता है। क्यों बुधना? चकाचक चकाचक रहते हैं, लेकिन समस्या बुधना के पास हमेशा रहता है। तो आप एकदम ठीक है। बताओ क्या अच्छा समस्या? दादा, सब्जी ना, सब्जी में हाँ कैसे कीट लग जा रहा है और कैसे उसका नियंत्रण होगा उसके बारे में बता। मैंने कीट व्याधि जो लगता है सब्जियों के खेत में, हम देखे हैं इसका खेत से अभी हम आ रहे थे ना, इसका सब्जी का खेत में बहुत तरह तरह के कीट लगे हुए हैं, रोग लगे हुए हैं। अब इसको बार बार बताइए, बार बार जानकारी दीजिए, लेकिन समझता ही नहीं है। नहीं समझते जून। चलो एक बार फिर से हम जानकारी दिलवा देते हैं इनको। बिल्कुल, आइए मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ रविंद्र प्रसाद जी। किसान भाइयों जोहार। आज हमारे साथ है डॉक्टर रविंद्र प्रसाद, जो हमें बताएंगे कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों में लगने वाले माइट रोग और कीट और उनका प्रबंधन हम किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। सबसे पहले आप हमें बताइए कि माइट कीट क्या है। जो आप गर्मी की सब्जियों में सब्जी खेती करते हैं उसमें कीड़ा के अलावा, कीड़ा के बारे में बहुत परिचित हैं, लेकिन माइट एक सूक्ष्म जीव है जो कि बहुत नन्हे और छोटे आकार के होते हैं। कुछ माइट तो निकेड आई से दिखाई नहीं पड़ते हैं, उसका लक्षण दिखाई पड़ता है। तो कुछ माइट जो दिखाई पड़ते हैं उसके ही आधार पर और कुछ उसके द्वारा उत्पन्न किए गए पौधों के लक्षणों के आधार पर हमें उसको समझना है और उससे होने वाले नुकसान को जानना है और तदनुरूप हमें उसका निदान करना है। अगर जो है पौधों में अगर माइट लग जाती है सर, तो उसकी पहचान हमारे किसान भाई कैसे करेंगे? जैसे बैगन की फसल, बैगन, भिंडी, लत्तर वाली सब्जियां, खीरा, नेनुआ, झींगी इत्यादि का जो फसल है, इसमें उसके आप किसान भाई जब आप सवेरे सवेरे घूमते हैं, शाम में घूमते हैं, किसी समय जाते हैं खेत में, तो खेत में जाने पर उसका जो पत्तियों का जो निचली सतह है उसको उठ कर देखेंगे तो उन पत्तियों में महीन जाले बने होंगे और उन जालों और पत्तियों के सतह के बीच में भूरे काले रंग के असंख्य रूप में उसमें सूक्ष्म जीवी विचरण करते दिखाई पड़ते हैं। और ये जो जाले बनते हैं, ये जाले जो है वही माइट जो है उस पर सतह के ऊपर सैकड़ों की संख्या में है, उसी के द्वारा बुने गए जाले हैं। तो यही पहचान है कि पत्तियों के निचली सतह पर अगर जाले बने हैं या फसलों पर जाले बने हैं तो इसका मतलब है कि आपके फसल में माइट का आक्रमण हो गया है जी। यही इसका पहचान है। अगर ये माइट रोग लग जाती है तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि किन जो है कुछ स्पेशल ऐसी कोई सब्जियां हैं जिनमें ये रोग लगता है? अभी जो आप सब्जी लगाए हैं उसमें गोई वर्गीय सब्जियों को छोड़ कर अमूमन जितनी भी सब्जियां हैं, सभी सब्जियों जैसे भिंडी, बैगन, लोबिया, कद्दू, खीरा, नेनुआ, झींगी, तरबूज, ककड़ी, ये सभी फसलों में माइट का प्रकोप आपके खेत में है। और इसका जो
किस परिस्थिति में लगता है ये भी जानना जरूरी है। माइट का प्रकोप गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है। कारण यह होता है कि जब तापमान जितना अधिक बढ़ता है और हवा में जितनी नमी की कमी होती है, सापेक्ष आर्द्रता, माइट के प्रजनन क्षमता में उतना ही वृद्धि होता है, जिसके चलते इसका गर्मी के मौसम में बहुत ही द्रुत गति से इसका फैलाव और आक्रमण होता है। तो जबकि जाड़े के मौसम में इसका प्रकोप नहीं होता है। बरसात में मध्यम दर्जे तक होता है और गर्मी में बहुत होता है। इसकी तीव्रता इतनी तेज होती है कि अगर माइट का प्रकोप आप देख रहे हैं कि शुरू हुआ है खीरा कद्दू में, तो 8-10 दिन के अंदर कभी कभी तो पूरा खेत लगता है कि जल सा गया है। और जब जल सा गया है और उसके बाद किसान जब दौड़ते हैं कि हम क्या करें, तो तब तक फसल का नुकसान इतना अधिक हो गया होता है कि उसको बचाने लायक रह नहीं पाता है। तो इसमें बहुत ही सचेत रहने की ज़रूरत है कि माइट का प्रकोप हो उसके पूर्व ही या उसका आक्रमण होते ही इसके लिए हमें उपाय करने होंगे। अगर ये माइट रोग अगर हमारे सब्जियों में, अगर खेतों में जो है फसलों में अगर लग जाते हैं, तो उसका क्या कारण है वो हमें बताएं। कारण हम बताए थे अभी कि गर्मी के मौसम में वायुमंडलीय तापमान बहुत ही अधिक होता है। जैसे अभी जो चल रहा है समय, उसमें 35, 36, 38, 40 डिग्री तक तापमान हमारा भी झारखंड में है, रांची में है, पलाऊ में तो और भी ज़्यादा होगा। तो जितना अधिक तापमान होगा उतना ही माइट के प्रकोप में वृद्धि होगी। तो यही उसका कारण है कि तापमान बढ़ने से माइट का आक्रमण उतना ही तीव्र गति से बढ़ता है। सर, अभी हमारे किसान भाई जो है वो बैगन और भिंडी अपने खेतों में लगा रखे हैं, तो अगर ये जो माइट रोग या कीट या जीवाणु आप बता रहे हैं, अगर ये लग जाता है तो हमारे किसान भाई कैसे पहचानेंगे और इसका निदान कैसे करेंगे? बैगन में माइट का प्रकोप होने पर तो उसके निचले सतह पर, पत्तियों के निचले सतह पर जाला बनता है। दूसरा है कि अगर आक्रमण होता है तो उसका ऊपरी सतह का जो पत्तियाँ होती, पत्तियों की ऊपरी सतह धूसर हो जाता है, सफ़ेद सा दिखाई पड़ता है, और जहाँ तहाँ पिन के आकार का उसमें मतलब हरितिमा जो होता है, क्लोरोफिल होता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसा होने के चलते पत्तियां कमजोर पड़ती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और उपज में नुकसान होता है। जबकि भिंडी में क्या होता है कि भिंडी में जब माइट का प्रकोप होता है तो उसका जो निचली सतह पर जाला बनता है और असंख्य रूप में उसमें भूरे लाल माइट पड़े होते हैं, और पत्तियां जो ग्रसित पत्तियां हैं वो थोड़ा तांबे के कलर का हो जाता है, तांबे के कलर का हो जाता है। यही इसका लक्षण है तो भिंडी में। और जब मिर्चा में लगता है माइट तो उसका माइट अलग है, जिसको पित माइट बोलते हैं। भिंडी, बैगन और लत्तर वाली सब्जियों में लाल माइट लगता है, और टमाटर, मिर्चा में और शिमला मिर्च में, ये दोनों में लगता है पित माइट, येलो माइट कहते हैं उसको। तो जो मिर्चा में माइट लगता है उसके चलते, उससे आक्रमण के चलते कोई भी जो माइट है, पहले इसका जो क्षति का जो करने का जो ढंग है वो है कि पत्तियों से या कोमल डंठलों से रस को चूस लेता है। रस को चूसने के चलते पौधों के पत्तियां, कोमल डंठल, पुष्प कलियां सभी कमजोर पड़ जाते हैं, और जिसके चलते उपज में नुकसान होता है। तो इस तरह से, अच्छा हम बता रहे थे मिर्च में आक्रमण होने पर मिर्च की पत्तियां उल्टी रूप में नाव की तरह नीचे की ओर मुड़ जाती है। यही लक्षण है कि उस मिर्च के फसल में माइट का प्रकोप हुआ है। अगर माइट रोग लग जाते हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए रासायनिक जो है वो क्या उपाय है, उसके बारे में आप हमें बताएं। माइट को कंट्रोल करने के लिए एक तो रासायनिक उपचार तो है ही है। रासायनिक के अलावा जो कुछ सावधानी है कि अगर किसान भाई गर्मी के मौसम में फसल लेना चाहते हैं तो अगर दिसंबर जनवरी फसल की बुआई करेंगे, आगात बुआई, तो उस फसल में माइट का आक्रमण कम होता है। जबकि जब जो देर से लगाए गए जो फसल हैं, फरवरी या मार्च में जब लगाते हैं तो उसमें माइट का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो एक तो हुआ आगात बुआई करना, दूसरा हो कि जो अंततः रासायनिक उपचार। तो माइट और कीड़ा में अंतर है, इसलिए जो कीटनाशी घर में रखे हुए हैं उन कीटनाशियों को प्रयोग करके आप माइट का उपचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो माइट के प्रयोग को रोकने के लिए बाजार में उपलब्ध है जो माइट नाशी रसायन, वो हैं डाइकोफॉल, प्रोफेनोफॉस, मैजिस्टर या ओमाइट। इन चारों में से किसी एक को ले लें और उसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बनाएं, और उस घोल में कोई वेटिंग एजेंट जैसे एस्टिकॉल या टिपोलेजी या ट्राइटोन नाम का जो रसायन आता है उसका आधा मिलीलीटर प्रति लीटर
पानी में घोल बनाएं। इस तरह से दोनों के मिलने से जो घोल बनता है, इस जलीय घोल का शाम की बेला में छिड़काव करें और छिड़काव 10-15 दिन के अंतराल पर आवश्यकता के अनुसार से आप पुनरावृत्ति शुरू कर सकते हैं। और ऐसा करके अपने फसल को वो जो माइट का से नुकसान होता है उसको रोक सकते हैं और भरपूर उपज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अब समझ में आई? समाज में तो जून आ गया। केवल समझने से नहीं होगा, अमल करना होगा। देखिए अमल जून करबे करते हैं और इस समझ को गांठ में बांध लेना बांध होगा। लेना और तुम्हारे होगा। साथ साथ हम अपने किसान भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों, हम जो जानकारी उपलब्ध कराते हैं, इस जानकारी को आप बिल्कुल अपनाएं। यदि आप जानकारी को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। और झुमकी बहन, अब हमें क्या करना चाहिए? करना ये है कि किसान भाई बहनों से भी कुछ जानकारी तो हमें लेनी चाहिए। तो इसके लिए हमें अपना पता उनको बताना होगा, लेकिन उससे पहले बिल्कुल हम चलेंगे IIT पुणे। चलिए लौट आए हम पुणे से, तो अब चलते चलते हम अपना पता भी बता देते हैं। बिल्कुल बता दीजिए। तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। 001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। मगर एगो बात है, लो। ई किसान दादा लोग चिट्ठी उठी को जून अब भेजबे नहीं करता है। बिल्कुल सही। हाँ। देखिए बुधना जी भी शिकायत कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे, किसान भाइयों आप हमें खत अवश्य लिखें ताकि हम आपकी समस्याएं जान सकें और कुछ सुझाव हो तो उसको भी हम शामिल कर सकें। तो झुमकी बहन, अब इसी के साथ हम इजाजत लेना चाहेंगे अपने किसान भाइयों से। किसान भाइयों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।